मृदुल का तबादला मुंबई हुआ तो मेघा यह सोचकर खुशी हो उठी कि चलो इसी बहाने फिल्मी कलाकारों से मुलाकात हो जाएगी। वैसे कहाँ मुंबई घूमने जा सकते थे। मृदुल ने मुंबई आकर पहले कंपनी का कार्यभार संभाला, फिर रायपुर जाकर पत्नी व बेटी को ले आया। इधर उधर घूमते हुए पूरा महीना निकल गया। धीरे धीरे दंपति को महंगाई व अकेलापन खलने लगा। उनके आसपास हिंदी भाषा बोलने वाले लोग न होकर महाराष्ट्र के लोग अधिक थे, जिनकी बोली अलग तरह की थी। काफ़ी मशक्क़त के बाद उन्हें तीसरी माले पर एक कमरे का फ्लैट मिला था, जिसके आगे बरामदे में उन्होंने रसोई व बैठने का स्थान बना लिया था। मेघा ने सोचा था कि मुंबई में ऐसा घर होगा जहां से उसे समुद्र दिखाई देगा, पर यहाँ तो सिर्फ झुग्गी झोपड़ियाँ ही दिखाई देती हैं। मृदुल मेघा को चिढ़ाता, मैडम असली मुंबई तो यही है। मछुआरे व मजदूर झुग्गी झोपड़ियों में नहीं रहेंगे तो क्या महलों में रहेंगे। जब कभी मछलियों की महक आती तो मेघा नाक सिकोड़ती। घर की सफाई एवं बर्तन धोने के लिए काम वाली बाई रखी तो मेघा को उससे भी मछली की बदबू आती हुई महसूस हुई। उसने उसी दिन बाई को काम से हटा दिया। मेघा के लिए गर्भावस्था की हालत में घर के काम की समस्या पैदा हो गई। नीचे जाकर साग सब्जी खरीदना, दूध लाना, 2 वर्ष की महक को तैयार करके स्कूल भेजना, फिर घर के काम कर मृदुल की पसंद का खाना बनाना अब मेघा के बस में नहीं था। मृदुल भी रात को अक्सर देर से लौटता था। मृदुल ने माँ को आने के लिए पत्र लिखा तो माँ ने अपनी असमर्थता जताई कि तुम्हारे पिताजी अक्सर बीमार रहते हैं, उनकी देखभाल कौन करेगा। फिर तुम्हारे एक कमरे के घर में न सोने की जगह है न बैठने की। मृदुल ने अपनी पहचान वालों से एक अच्छी नौकरानी तलाश करने को कहा, पर मेघा को कोई पसंद नहीं आई। मृदुल ने अखबार में विज्ञापन दे दिया। फिर कई काम वाली बाइयाँ आई और चली गईं। एक सुबह एक अधेड़ औरत ने आकर उनका दरवाज़ा खटखटाया और पूछा कि आपको काम वाली बाई चाहिए। हाँ हाँ, कहाँ है? मैं ही हूँ। मृदुल व मेघा दोनों ही उसे देखते रह गए। हिंदी बोलने वाली एक साधारण औरत, मगर साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थी। मैं घर के सभी काम कर लेती हूँ, सभी प्रकार का खाना बना लेती हूँ, पर मैं रात में नहीं रुक पाऊँगी। ठीक है, तुम रात में मत रुकना। तुम्हारा नाम क्या है? माया। देखो माया, हमारी छोटी सी गृहस्थी है, इसलिए अधिक काम नहीं है, पर हम साफ सफाई का अधिक ध्यान रखते हैं। मेघा बोली, दीदी जी, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। माया ने प्रति माह 3000 रुपये मांगे, पर थोड़ी नानुक्कुर के बाद वह 2500 रुपये पर तैयार हो गई और उसी दिन से वह काम में जुट गई। पूरे घर की पहले सफाई धुलाई, फिर कढ़ी चावल बनाए और महक की मालिश करके उसे नहलाया। मृदुल व मेघा दोनों को ही माया के काम से बेहद प्रभावित हो गए। यद्यपि उन्होंने माया से उसका पता तक भी नहीं पूछा था। माया शाम को जब चली गई तो दंपति उसके बारे में देर तक बातें करते रहे। मृदुल व मेघा आश्वस्त होते चले गए जैसे माया उनकी माँ हो। वे दोनों उनका सम्मान करने लगे। माया परिवार के सदस्य की भांति रहने लगी। सुबह आने के साथ ही सबको चाय बनाकर देना, महक को रिक्शे तक छोड़कर आना, मृदुल को 8 बजे तक नाश्ता
वह 9 बजे तक लंच बॉक्स तैयार करके देना, मेघा को फलों का रस निकाल कर देना, यह सब कार्य माया हवा की भांति फुर्ती से करती थी। माया वाकई कमाल का भोजन बनाना जानती थी। मेघा ने उससे ढोकला डोसा बनाना सीखा, भांति भांति के अचार चटनियाँ बनानी सीखी। ऐसा लगता है अम्मा आपने कुकिंग स्कूल चलाया है, एक दिन मजाक में मेघा ने पूछा था। हाँ, मैं सिलाई कढ़ाई का भी स्कूल चला चुकी हूँ। मेघा मुस्कराती मन में सोचती रहती कि उसे तो बढ़ चढ़कर बोलने की आदत है। डिलीवरी के लिए मेघा को अस्पताल में दाखिल कराया गया तो माया रात को अस्पताल में रहने लगी। मृदुल को और विश्वास हो गया। उसने माँ को फ़ोन कर दिया कि तुम पिताजी की देख रेख करो, यहाँ माया ने सब संभाल लिया है। मेघा को बेटा पैदा हुआ। तीसरे दिन मेघा नन्हे से बेटे को लेकर घर लौटी। मेघा ने उसे नहला धुलाकर बिस्तर पर लिटा दिया और हरीरा बनाकर मेघा को पिलाया। मेघा, अम्मा आपने मेरी माँ की कमी पूरी कर दी है, मैं तो कृतज्ञ हूँ, मेघा बोली थी। तुम मेरी बेटी जैसी हो, मैंने तुम्हारा नमक खा रही हूँ तो फर्ज निभाना तो मेरा कर्तव्य है। मृदुल ने भी माया की खूब प्रशंसा की। एक शाम मृदुल माया व बच्ची को लेकर डॉक्टर को दिखाने गया तो रास्ते में लोकल ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाने के कारण दंपत्ति को घर लौटने में रात के 11 बज गए। घर में ताला लगा देख दोनों अवाक रह गए। अपने पास रखी दूसरी चाबी से उन्होंने ताला खोला। वह आसपास नजरें दौड़ाकर माया को तलाश करने लगे। चिंता की बात यह थी कि माया महक को भी अपने साथ ले गई थी। मृदुल व मेघा के मन में माया के प्रति आक्रोश उमड़ पड़ा था। मेघा बोली, यह माया भी अजीब नौकरानी है, एक रात यहीं रह जाती तो क्या हो जाता। महक को क्यों ले गई, बच्ची की चिंता पति पत्नी को काटने लगी। पता नहीं माया का घर किस प्रकार का होगा, महक चैन से सो भी पाएगी या नहीं। पूरी रात चिंता में गुजरने के पश्चात जब सुबह होने पर भी माया अपने निर्धारित समय पर नहीं लौटी तो मेघा रोने लगी। नौकरानी मेरे बेटी को चोरी करके ले गई, पता नहीं मेरी महक किस हाल में होगी। मृदुल को भी यही लग रहा था कि माया ने जानबूझकर महक का अपहरण कर लिया है। नौकरों का क्या विश्वास, बच्चे को कहीं बेच दे या फिर मोटी रकम की मांग करे। माया के प्रति शक बढ़ने का कारण यह भी था कि वह प्रतिदिन उस वक्त पर आ जाती थी। माया के रोने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग जमा होकर कारण पूछने लगे। फिर सब लोग मृदुल को पुलिस को सूचित करने की सलाह देने लगे। मृदुल को भी यही उचित लगा। वह महक की तस्वीर लेकर पुलिस थाने जा पहुंचा। माया के खिलाफ बेटी के अपहरण की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज कराकर वह लौटा तो पुलिस वाले भी साथ आ गए और मेघा से पूछताछ करने लगे। मेघा रो रो कर माया के प्रति आक्रोश उगले जा रही थी। पुलिस वाले मृदुल व मेघा का ही दोष निकालने लगे कि उन्होंने माया का फोटो क्यों नहीं लिया, बायोडाटा क्यों नहीं बनवाया, न उसके रहने का ठिकाना देखा, जबकि नौकर रखते वक्त यह सावधानियां आवश्यक हुआ करती हैं। अब इतनी बड़ी मुंबई में एक औरत की खोज रेत के ढेर से सुई खोजने के समान है। अभी ये सब हो ही रहा था कि अकस्मात माया आ गई। सब भौचक्के रह गए। हमारी महक कहाँ है?
मृदुल व मेघा एक साथ बोले। माया की रंगत उड़ गई थी, जैसे रात भर सो न पाई हो। फिर लोगों की भीड़ व पुलिस वालों को देखकर वह हक्की बक्की सी रह गई थी। बताती क्यों नहीं, कहाँ है मेरी बेटी, इनकी बेटी, तू कहाँ छोड़कर आई है उसे? पुलिस वाले माया को डांटने लगे। अस्पताल में माया रोने लगी। अस्पताल में? मृदुल के मुंह से निकला। हाँ साहब, आपकी बेटी अस्पताल में है। कल जब आप लोग चले गए थे तो महक सीढ़ियों से गिर पड़ी थी। मैं उसे तुरंत अस्पताल ले गई। अब वह बिल्कुल ठीक है। मैं उसे दूध बिस्किट खिलाकर आई हूँ। पर साहब, यहाँ पुलिस आई है। आपने पुलिस बुला ली, मेरे ऊपर शक किया, मुझे चोर समझा। माया रोते रोते आवेश में भर गई। मैं मेहनत करके खाती हूँ, किसी पर बोझ नहीं बनती। आप लोगों से अपनापन पाकर लगा आपके साथ ही जीवन गुजर जाएगा। मैं महक को कितना प्यार करती हूँ, क्या आप नहीं जानते? फिर भी आपने माया। अम्मा, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हें गलत समझ लिया था। मृदुल व मेघा माया के सामने अपने को छोटा समझ रहे थे। साहब, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लूँगी। पर जाने से पहले मैं आपको आपकी बेटी से मिलाना ठीक समझती हूँ। आप सब मेरे साथ अस्पताल चलिए। मृदुल, मेघा, कुछ पड़ोसी व पुलिस वाले माया के साथ अस्पताल पहुंच गए। वहां महक को देख दंपति को राहत मिली। महक के माथे पर पट्टी बंधी हुई थी और पैर पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। डॉक्टर ने बताया कि माया ने अपने कानों की सोने की बालियां बेचकर महक के लिए दवाएं खरीदी थी। साहब, आपकी बेटी आपको मिल गई। अब मैं जा रही हूँ। मृदुल और मेघा दोनों माया के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। माफ़ कर दो अम्मा, हमें छोड़कर मत जाओ। दोनों पति पत्नी इतनी अच्छी आया को खोना नहीं चाहते थे, इसलिए बार बार आग्रह करके उन्होंने उसे रोक लिया। माया भी खुश हो उठी थी कि जब आप लोग मुझे इतना मान सम्मान दे रहे हैं, रुकने का इतना आग्रह कर रहे हैं, तो मैं यहीं रुक जाती हूँ। साहब, मेरा मुंबई का घर नहीं देखोगे? एक दिन माया ने आग्रह किया। मृदुल व मेघा उसके साथ गए। वह एक साधारण आश्रम था, जिसके बरामदे में माया का बिस्तर लगा हुआ था। आश्रम वालों ने उन्हें बताया कि माया अपने वेतन का कुछ हिस्सा आश्रम को दान कर देती है और रातों को जागकर वहां रहने वाले लाचार बच्चों की सेवा करती है। अब मृदुल व मेघा के मन में माया के प्रति मान सम्मान और भी बढ़ गया था। माया के जीवन की परतें एक एक करके खुलती गई। उस विधवा औरत ने अपने बेटे को पालने के लिए भारी संघर्ष किए, मगर बहू ने अपने व्यवहार से उसे आहत कर दिया था। अतः वह अपने बेटे बहू से अलग इस अनाथ आश्रम में रह रही थी। संघर्ष ही तो जीवन है। माया मुस्करा रही थी। कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करना ना भूला करें।